अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शरीक हैं, जहां साइड लाइन्स पर आलमी रहनुमाओं से होने वाली मुलाकातों की बाज़गश्त दूर दूर तक सुनाई दे रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मिलने वालों में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हैं। उनसे मुलाकात करने वालों में तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान भी शामिल हैं और उनसे मुलाकात करने वालों में चीनी सदर शी जिनपिंग भी शामिल हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दोनों तरफ से मुस्कुराहटों के तबादले, गर्मजोशी से इस्तकबाल, आपस में गुफ्तो शनीद, मुआहिदात के ऊपर बातचीत, इस सब ने बहुत शोर मचा रखा है और उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई भी दे रही है, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जो इस हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, और जिस वक्त उनकी हुकूमत घर गई तो उस वक्त उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका के ताउन से, अमेरिकी आशीर्वाद से ये रिजीम चेंज प्लान बनाया गया, इसको अमेरिकी साजिश से जोड़ा और फिर ये भी कहा कि असल में रूस जाना उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ और उसका नजरा उन पर गिराया गया। इमरान खान साहब हुकूमत से निकलने के बाद क्या कहा करते थे, सबसे पहले जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। मैं इल्जाम लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है, ये सबूत है, धमकियां मिल रही हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये इस मुल्क की, ये अमरीकियों ने कितनी तौहीन की है कि हमारे मुल्क के ऊपर, इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दिया। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, बाहर की साजिश के ऊपर हमारे ऊपर चोर मुसल्लत किए गए हैं। कि सारा पाकिस्तान एक आवाज लगा रहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इसके बाद सवालात तो बहुत सारे हैं। आज जब शहबाज शरीफ एंटी अमेरिकन ब्लॉक से मुलाकातें कर रहे हैं, तो क्या एंटी अमेरिकन ब्लॉक की जानिब से या रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से शहबाज शरीफ से यह सवाल किया होगा कि आप तो अमरीकी आशीर्वाद से आए हैं, हम आपसे मुलाकात नहीं करेंगे, बल्कि इसके बरक्स जो खुशगपियाँ, जो मुस्कुराहटों के तबादले, आपस में बातचीत, एक दूसरे का पुरतपाक इस्तकबाल देखने को मिला, उससे कतई ये नहीं लगता कि व्लादिमीर पुतिन ये समझते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से जब मुलाकात हुई होगी तो यकीनन फिर तो उन्हें सवाल पूछना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब, आप तो अमेरिका की मदद से हुकूमत में आए हैं, आपको तो अमेरिका लेकर आया है, लेकिन ऐसा तो देखने में नहीं मिला। यकीनन एंटी अमेरिकन ब्लॉक के अंदर जो चाइना शामिल है, शी जिनपिंग का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से ये सवाल होना चाहिए था कि असल में आप तो इम्पोर्टेड हुकूमत हैं, हम आपको खातिर में नहीं लाते, हम किस हैसियत से आपसे बात करें कि आपके पास तो मैंडेट नहीं है। लेकिन ऐसा देखने में हरगिज सामने नहीं आया, बल्कि उल्टा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गैस पाइपलाइन के मुआहदे की बात की और कुछ गर्मजोशी से चंद दीगर MOUs की बात भी की गई। व्लादिमीर पुतिन की जानिब से जो गैस पाइपलाइन से मुतालिक बात की गई, कुछ एनर्जी सेक्टर्स के अंदर मुआहिदात की बात की गई। इमरान खान साहब ये कहते थे कि असल में उन्होंने रूस के साथ अगर वो जा रहे थे और अमेरिका को ये नागवार ना होता तो रूस के साथ हम तेल ले रहे होते, सस्ता तेल मिलता, ऐसी दरामदात होती जिसका हुजम वॉल्यूम इंपोर्ट्स के अंदर बड़ा कम होता। लेकिन सूरत हाल तो इसके बिल्कुल बरक्स है और फिर जो रूसी सफ़ीर हैं उनकी स्टेटेड पोजीशन ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने इस बात किया था कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। रूसी सफ़ीर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि किसी ऐसे MOU के ऊपर दस्तखत नहीं किए गए जिसमें रूस से सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान भेजने की बात की गई हो। इमरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, उसमें कोई सदाकत मौजूद नहीं है। और दूसरा, अमरीकी साजिश के बयानिए से तो काफ़ी हद तक हवा निकल चुकी कि जिस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इतने बड़े फोरम में ग्लोबल लीडर्स के साथ, आलमी रहनुमाओं के साथ सफ ब सफ शाना बशाना खड़े हुए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के अपने बयानात, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, अपने स्टेटमेंट्स के अंदर कहीं अमरीकी साजिश की बात नहीं होती। उस वक्त जो खत लहराया जा रहा था, आज ऐसा कोई खत नहीं लहराया जा रहा। आज रिजीम चेंज ऑपरेशन की बात नहीं हो रही, बल्कि आज इमरान खान साहब खुद अमेरिका के साथ हालात ठीक करने के लिए मौजूद हैं। वो वाशिंगटन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चैप्टर को एक्टिव कर चुके हैं कि आप लॉबिस्ट फर्म हायर करें और लॉबिंग करने की कोशिश करें जिसमें अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमेज को बेहतर बनाया जा सके। आज उनके अपने लोग, ना सिर्फ इमरान खान साहब खुद, बल्कि उनके जो अहम रफ़का हैं वो भी अमरीकी सफारत खाने के दौरे कर रहे हैं, अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात हो रही है। आज उनका बयानिया कतन अमरीकी साजिश का बयानिया नहीं है, ना ही आज वो न्यूट्रल्स की बात कर रहे हैं, ना ही आज वो मीर जाफ़र मीर सादिक की बात कर रहे हैं, और ना ही आज मिस्टर X, मिस्टर Y, मिस्टर Z की बात हो रही है। बल्कि गुज़श्ता रोज़ से इमरान खान साहब ने जो एक नया बयानिया सामने लेकर आए हैं, वो फोकस्ड लगते हैं मईशत की तरफ और मुल्क को जो दरपेश माशी चैलेंजेस हैं उसकी बात करते हुए वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इंतखाबात होने चाहिए। गुज़श्ता रोज़ जो बयानिया इमरान खान साहब ने दिया,
अब उनके पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं वो इस बयानिए को लेकर आगे चल रहे हैं। आज इसी सिलसिले की एक कड़ी में परवेज खटक साहब, असद कैसर, नूर सलीम झगड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें भी मुल्क की इकोनॉमी को सामने रखते हुए कहा है कि जल्द से जल्द इलेक्शन ही इसका हल है। और हम बड़े तजुर्बाकार हैं और हम आएंगे तो ये मुल्क खुशहाली आ जाएगी और तरक्की होगी। मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ इन तजुर्बाकारों से, ये जब आएँ, जब हुकूमत बनती है, हुकूमत की कोई पॉलिसी होती है, कोई प्रोग्राम होता है कि आगे हमने चल के क्या करना है, इनकी कोई पॉलिसी है ही नहीं। क्योंकि ये हुकूमत चूचू का मुरब्बा है, 11 पार्टियाँ हैं, सब ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं, उनसे क्या पॉलिसी आएगी? वो तो एक शॉर्ट टाइम के लिए आए और अपना काम दिखा रहे हैं। आज भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्वीट करते हुए मुल्क की मईशत पर बात की। इमरान खान ने ट्वीट की कि IMF और आलमी बैंक की रिपोर्ट से जाहिर है कि बुलंदी की जानिब गामजन एक मुस्तहकम मईशत मिलने के बावजूद ये इंपोर्टेड हुकूमत मईशत को तबाही के गड़े में गिरने से बचाने में नाकाम रही है। इक्तिसादी सर्वे इस हकीकत की अक्कास है कि हमारी माशी कारकर्दगी गुज़श्ता 70 बरसों में बेहतरीन थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो बात करते हैं वही बात पार्टी पॉलिसी बन जाती है और इसी पॉलिसी का तसलसल दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग भी अब यही बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम इत्तेहादी जनाब शेख रशीद साहब ने आज एक और इम्पॉर्टेंट ट्वीट की है और अपनी ट्वीट में वो पसे पर्दा मफाहमती कोशिशों का जिक्र कर रहे हैं और उनके नज़दीक पसे पर्दा मफाहमती कोशिशें कामयाब होती हुई दिखाई दे रही हैं और अगर ये कोशिशें इसी तसलसल से जारी रहीं तो 15 अक्टूबर तक कोई ब्रेक थ्रू होने का इम्कान भी मौजूद है। और उन्हें ये दिखाई देता है कि हुकूमत इस वक्त लड़खड़ा रही है, मुश्किल में है, इसकी अहम इत्तेहादी जमातें साथ देने को तैयार नहीं और हवाला दे रहे हैं MQM का कि MQM अब इस हुकूमत के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नहीं हो सकती और उन्हें उम्मीद वाकई हो चली है कि अक्टूबर का महीना किसी मेजर ब्रेक थ्रू की नवीद सुना सकता है। इस वक्त इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या है, बात करेंगे। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार सना बुच्चा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सना बुच्चा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो फरमाइएगा कि इमरान खान साहब आजकल अमरीकी साजिशी बयानी की बात नहीं कर रहे, ना ही वो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी या न्यूट्रल्स का राग अलाप रहे हैं। उनके इस बयानिए में तब्दीली की बुनियादी वजूहात क्या मालूम होती हैं आपको? खान साहब में तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है। तब्दीली इस हवाले से आई है कि खान साहब ने पहले भी अपने आप को फोकस पे रखा है, लेकिन उनको तरीक़ाकार जो है, तरीक़ा वारदात उन्होंने हमेशा किसी के थ्रू की है, किसी की पुष्ट पनाही के सहारे की है। आज भी वो पुष्ट पनाही जो है उनकी जारी है और वही प्लानिंग करते हैं और इमरान खान साहब इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इमरान खान साहब वही करते हैं जो उनको कहा जाता है। देखिए, जिस वक्त अदम एतमाद आया था, उस वक्त जज्बात जो थे वो बड़े रॉ थे। एक 4.25 साल की बुरी कारकर्दगी की हिस्ट्री थी, उसको उन्होंने तब्दील करना था, उन्होंने फिर तब्दील किया। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम तब्दीली लाना ही है, तब्दीली ही आती है और उनके हर दिन हर रोज़ उनके बयानी में तब्दीली आती है, उनके अपने पर्सनालिटी में तब्दीली आती है, उनके किसी को इल्ज़ाम देने में तब्दीली आती है। आज वो किसी को इल्ज़ाम देंगे, कल वो किसी को इल्ज़ाम देंगे। तो जब जज्बात इतने ज़्यादा मजरूह हुए उनके, तो उन्होंने सोचा इन जज्बात के साथ करूँ क्या। तो फिर उन्होंने ये जज्बात जो है आवाम के ऊपर उंडेलना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता आवाम ने उनके तमाम जज्बात अपने अंदर समो लिए। और उसके बाद ये हमने सुना कि जी अमरीकी साजिश और डॉलर्स और ये ज़मीर फरोश और लोटे और मुझे हटा दिया, मुझे क्यों निकाला की जगह मुझे निकाल दिया। तो ये सब चलता रहा। अब उनको जाहिर है सिचुएशन, अब उनके पास पॉपुलैरिटी तो आ गई है क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा। देखे ना, जलसों में बात करना तो कोई मसला ही नहीं है। आप आज इसको इल्ज़ाम दें, कल उसको इल्ज़ाम दें, आज आप इस चीज़ से बैक ट्रैक करें, कल उस चीज़ से बैक ट्रैक करें। कौन आपसे पूछने वाला है? आप मुझे बताएं, कौन पूछ रहा है? आवाम में से आप किसी के सवाल ले रहे हैं? आप तो सिर्फ कह रहे हैं गौर से सुनो मेरे नौजवानों, तो आप गौर से सुनाए जा रहे हैं और आप जो सुनाते हैं वो सुनते हैं। देखिए, आज आप कहते हैं अमेरिका बुरा है, वो मान लेते हैं। आज तो खान साहब अमेरिका को बुरा नहीं कह रहे, ना अमेरिकी खत लहरा रहे हैं, ना अमेरिकी साजिश का राग अलाप रहे हैं, ना मीर जाफर मीर सादिक की बात कर रहे हैं, ना न्यूट्रल और जानवर की बात कर रहे हैं। इस मौक़िफ़ में जो तब्दीली आई है, क्या यही वजह है कि गुज़श्ता रोज़ मरीम नवाज साहिबा का मिजाज भी खासा जारहाना देखने को मिला? वो कहती है कि अभी भी कोई कोच हैं जो खान साहब के पीछे खड़े हुए हैं, अभी वो किसी के लाडले हैं, अगर पीछे हट जाए तो मैं 3 दिन में इनको फिक्स कर सकती हूँ। तो क्या यही वजह है कि मरीम नवाज साहिबा काफ़ी फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रही हैं? देखिए, किसी भी जमहूरी निज़ाम में इस तरह की धोस धमकी और 3 दिन की डेडलाइन तो देनी नहीं चाहिए, देने की ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए, क्योंकि रद्द करने का जो हक है वो सिर्फ आवाम के पास होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ मसला इतना गैर जमहूरी हो गया है और रवैये भी इतने गैर जमहूरी हो गए हैं, तरीके भी इतने गैर जमहूरी हो गए हैं कि फिर आप गैर जमहूरी जुमले ही सुनते हैं और जाहिर है कि फ्रस्ट्रेशन है। देखिए, इमरान खान साहब को ये बात बखूबी मालूम थी कि उन्होंने अवाम के प्रेशर से किसको प्रेशर करना है। उन्होंने अमेरिका को तो प्रेशर नहीं करना था ना, उन्होंने
आवाम की ये पॉपुलैरिटी का जो उन्होंने नारा बुलंद किया और ये नारे को लेके चलते रहे तो उनको पॉपुलैरिटी बढ़ती रही। अब वो पॉपुलैरिटी तो बढ़ गई है, आपको पाकिस्तान के अंदर तो बहुत पॉपुलैरिटी है। आप मकबूल नहीं है तो चीन में मकबूल नहीं है, आप नहीं है मकबूल तो आप अमेरिका के साथ मकबूल नहीं है, आप नहीं है मकबूल तो आप अपनी फॉरेन पॉलिसी में मकबूल नहीं है। और बहरहाल पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, लेकिन जाहिर है कि उसको और मुल्कों ममालिक से बना के रखनी पड़ती है। इनकी सऊदी अरेबिया से नहीं बनती थी, इनकी चीन से नहीं बनती है। चीन में आज देख लीजिए, आज चीन के मिले हैं शहबाज शरीफ साहब से, उन्होंने क्या कहा है, उनको कितनी तारीफ की है उनकी। और आपको पता है कि इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार में सीपेक रुक गया था, चीनी उनके साथ काम करने को तैयार नहीं थे। सीपेक के चेयरमैन कितनी दफा तब्दील हुए। अमेरिका के साथ आपने ये रवाबत जो खराब कर लिया, अब आप उन्हीं को दोबारा से बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको बता दिया गया कि भाई पॉपुलैरिटी हो ना हो और ममालिक से भी तो बना के रखनी है ना। फॉरेन पॉलिसी को इस तरह से आइसोलेट तो नहीं करके रहना पाकिस्तान ने, तो फॉरेन पॉलिसी में भी जरा थोड़ा सा जरा दिखाइए, आप इस तरह के जोश जज्बों को जरा अपने रखिए। यहां तक जोश आपकी जरूरत थी कि आपने पॉपुलैरिटी शो कर दी, अब आपको लोग सीरियसली लेने लग गए जिनको लेना था। अब आप सीरियसली लीजिए अपने गैर मुल्की ममालिक के साथ अपनी शराकतदारियां, अपनी जो भी उनके साथ बायलैटरल रिलेशंस रखने हैं उस पर जरा जिम्मेदारी और समझदारी से अमल करें। तो वो कर रहे हैं। ये पीआर एजेंसी उन्होंने क्यों हायर किया? किस्सा मुख्तसर ये है सना मुचा साहबा कि खान साहब के आउस्टर की वजूहात जो वो बताते थे कि कहीं अमरीकी साजिश है, लोकल हैंडलर्स हैं, ऐसी वजूहात नहीं थी। फिर अगर आप इजाजत दें तो मैं सादा सा सवाल कर लूं कि पसे पर्दा मुफाहमती कोशिशें हो रही हैं और कामयाब भी हो रही हैं। मेरा ये ख्याल है कि मुफाहमती कोशिशें जारी रहेंगी, लेकिन इन दी एंड आप जो मर्जी कर लें, इस वक्त आप इस मुल्क में इंतखाबात नहीं करा सकेंगे और आपको कराने भी नहीं चाहिए। और जो ये डिमांड भी करे ना, मेरा ख्याल है उसको शर्म आनी चाहिए। आज भूख से मतलब लोग रो रहे हैं सैलाबज़दा इलाकों में। आप इस वक्त इलेक्शंस मांग रहे हैं, आप इस वक्त उनसे जाके वोट मांगेंगे जब वो आपसे रोटी मांग रहे हैं। आप उनके पास सर पे छतरी है और आप अपनी इक़्तिदार में आने की रास्ते हमवार कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन सबको शर्म आनी चाहिए। तो इलेक्शंस तो हो नहीं सकते। तो जाहिर है मुफाहमत में यही हो रहा है कि देखें मैं अब इससे भी ठीक कर लूंगा, अब मैं इससे भी ठीक कर लूंगा। अब देखें ना, पहले अदम एतमाद आ जाता है, लेकिन कुट्टी तो नहीं होती ना। तो अब वो दोस्ती करेंगे, दोस्ती खेल रहे हैं। दोस्ती तो इसका मतलब तो ये है कि अगर इंतखाबात नहीं होने चाहिए, कता कलामी के लिए माजरत, तो फिर इसका मतलब एक्सटेंशन दे देनी चाहिए। और एक्सटेंशन से मुराद है पार्लियामान को एक्सटेंशन, जो मौलाना फजल रहमान साहब ने कही थी। देखिए, कल मुझे मंदोखेल साहब ने आर्टिकल 232 का हवाला दिया, जो कि मुझे शायद मेरे इल्म में इतना ज़्यादा वाज़ेह तौर पर नहीं था, लेकिन उन्होंने कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि देखें, आर्टिकल 232 भी तो अमल में आ सकता है कि जब नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं और नागुज़ीर हो जाता है हालात को चलाना, मईशत को बेहतर करना या इस्तेहकाम लाना मईशत में, उसके लिए आपको ज़रूरी होता है पार्लियामान को 1 साल की एक्सटेंशन दे दी जाए। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा वाज़ेह हो गया है कि अब अगर खेलना है तो फिर अब दोनों जम के खेलेंगे। फिर अब आप भी डट जाएं, ये भी डट जाएंगे। इस रस्साकशी में इस अवाम का क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस बार हुकूमत ज़रा जो है हुकूमत वक्त वो इतनी दफ़ा डसी जा चुकी है कि मेरा ख्याल है बहुत केयरफुल होकर खेलेगी। उनको भी आईनी तरीके पता है रुकने के और जाने के। लेकिन हुकूमत के लिए हालात इस वक्त जो नविश्ता एतबार है वो तो कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। मतलब वो माशी फ्रंट के ऊपर हों, एक दूसरा ये कि जो हुकूमत में एक और हिस्सा है जो मरियम नवाज़ ग्रुप या नवाज शरीफ ग्रुप है, मरियम नवाज़ बीबी का पासपोर्ट तो मिल नहीं रहा है, फिर शहबाज गिल को ज़मानत मिल रही है, इमरान खान साहब के लिए भी खासी हद तक अदालती रिमार्क्स बड़े हौसला अफजा दिखाई दे रहे हैं। क्या ये भी वजह हो सकती है कि हुकूमत का ये हिस्सा काफ़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है? मेरा ख्याल है कि हुकूमत को अपनी फ्रस्ट्रेशन को बालाए ताक रख देना चाहिए। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि फ्रस्ट्रेटेड वो होंगे, और आई एम श्योर कोई भी उनकी जगह होता तो होता। उन्होंने ये सब उन्होंने नहीं देखा था और उनको बार कहा गया था कि आप मत आइए, इज़्ज़त एतमाद मत लाइए, यह अवामी वोट से मतलब निकल जाएगा, इसको अवाम नहीं वोट करेगी, ये इसकी परफॉर्मेंस इसकी खुद मुँह बोलता सबूत है। लेकिन आपने उनको आके एक पूरा आपने उनको कवर दिया, उनको आपने ये भुला दिया कि उन्होंने क्या कारकर्दगी, किसी कोई नहीं बात कर रहा कि इमरान खान साहब की क्या कारकर्दगी थी। अब आप लाख बताइए कि आज महंगाई इस वजह से है क्योंकि इन्होंने तबाह कर दिया IMF के साथ मुआहिदा, इन्होंने सब्सिडी दे दी जब नहीं देनी थी। ये सब बातें हैं और आपको ये बात तो बहरहाल माननी पड़ेगी कि इस वक्त हुकूमत वक्त जो है वो मतलब उसके साथ हो गई है, मतलब नून लीग के साथ तो बहुत ही बड़ी गेम हो गई है। अब वो जो उनके साथ गेम हो गई है, अब उसमें उनको हार मान के पीछे हो जाना चाहिए जिस तरह से वो पहले भी 2 दौर में कर चुके हैं, या उनको अब
अब डट के मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर वो कहा जाता है कि अगर तो हुकूमत चाहती है इमरान खान साहब का मुकाबला करना है तो फिर मैदान में आए। अगर हुकूमत मैदान में आ गई और अगर उन्होंने भी इमरान खान साहब का रवैया अपना लिया, उन्होंने भी वही करना शुरू कर दिया जो इमरान खान साहब करते हैं, वो सारी बाउंड्रीज क्रॉस करना शुरू की, तो आप खुद सोचिए इस मुल्क का क्या होगा। तो उनकी अदम बर्दाश्त को सलाम है, और मेरा ख्याल है अगर वो बर्दाश्त करते रहे तो ही बेहतर है। अगर उनको पुश किया गया तो फिर वो वही करेंगे जो इमरान खान साहब करें, और उसके बाद अल्टीमेटली इसका नुकसान तो पब्लिक होगा। कहां पे कदगन लगा पाएगा? मेरे देखिए इसका नुकसान पब्लिक को भी होगा, खुद फायदा हुकूमत को भी किसका होगा। हुआ है? मतलब आपको नहीं, हुकूमत वक्त को क्यों नुकसान होगा? अगर तो सब कुछ, वी आर गोइंग टू बर्न द ब्रिजेस, वी आर गोइंग टू बर्न आवर ओन बोट्स। जिस तरह से इमरान खान साहब ने तो तमाम अपनी शिप्स बर्न कर दी थी, आज उनको फिर भी कोई ना कोई मतलब कश्ती हो गई है ना, उनको मिल गई है और उस पर वो सेफ वाटर्स में आ गए हैं। तो फिर अगर डेंजरस वाटर्स में जाना ही सेफ वाटर्स में आने की नवीद है तो फिर डेंजरस वाटर्स में तैर लेना चाहिए, डूब जाना चाहिए, फिर देखेंगे उभरे तो उभरे, डूबे तो डूब जाएंगे। देखिए डेंजरस वाटर में जो भी हो, पब्लिक इज नॉट आउट ऑफ द डेंजर एट द मोमेंट। इस वक्त इकोनॉमी नहीं संभल रही है, ये तो क्लियर है, ये तो इस पे तो कोई दो राय नहीं है, और आने वाले दिनों में आवाम के लिए कोई अच्छी खुशखबरी तो दिखाई नहीं दे रही, जिसकी यकीनन हुकूमत को पॉलिटिकल कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी। तो क्या समझें कि ये जो अक्टूबर का महीना है, खासतौर पर अक्टूबर के जो इब्तदाई रोज़ होंगे, ये क्रूशल साबित हो सकते हैं, और ऐसे में SCO के बाद शहबाज शरीफ साहब को लंदन भी जाना है और वहाँ उनकी मियाँ साहब से मुलाकात भी होगी। देखिए मैं इसमें बड़ा आपको एक सीधा जवाब दूं कि हमने बहुत बार ये कहा है कि इस हुकूमत की पॉलिसी गलत थी, इस हुकूमत की माशत की पॉलिसी अलग गलत थी, मईशत की पॉलिसी गलत थी, ये तमाम तर चीज़ें मैं कह सकती हूँ। लेकिन देखिए इस मुल्क में बददयानत लोग रहते हैं। अगर आप देख लीजिए तो जिस तरह से कराची में पैनाडोल्स 4 करोड़ से जायद मिली है गोदाम में, फिर आप देख लीजिए सियालकोट में एक हॉस्पिटल के जो ज़ाया किए हुए इंजेक्शन सिरिंजेस ड्रिप्स हैं वो एक और फैक्ट्री में दोबारा से री-इंडोर्स होकर दोबारा से फॉर सेल आते हैं। जहां पे लोग इस कदर बददयानतदार हों, आज जो आप देख लीजिए चैरिटीज के नाम पर पैसा लेकर फ्लड ज़दा इलाकों में नहीं लेके जा रहे, मतलब वहां पर डाकू, जिन लोगों के घर छिन गए हैं, जिन लोगों के खाने को रोटी नहीं है, वहां डाकू भी आ जाते हैं। तो जब आपके मुल्क में बददयानती इस कदर बढ़ जाए तो फिर किसी एक हुकूमत को कसूरवार ठहराना गलत होगा। इस वक्त इस मुल्क में इस्तेहकाम की जरूरत है, इस मुल्क को 75 साल से इस्तेहकाम की जरूरत है, लेकिन अब भी हम नहीं सीखे। 75 साल बाद भी आज कोई पेंडेमिक आ जाए, आज कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, हम वही रस्साकशी करेंगे, मेरी तो मेरी और मैं और मैं और मैं, ये खत्म ही नहीं होती। हम इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि हमने कभी अवाम के बारे में नहीं सोचा। तो आज भी अगर मौजूदा हुकूमत नहीं सोच रही, महंगाई ला रही है, तो फिर हुआ अभी टू से जो इनको लेकर आते हैं, जो इनको लेकर जाते हैं, जो इनको बाहर एग्जिट देते हैं, फिर एंट्री देते हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या कर लिया। तो सर लास्टली देखिए ये बहुत जरूरी हो गया है जी। डोंट यू थिंक दिस सिचुएशन कॉल्स फॉर सम मेजर सर्जरी या मेजर इनिशिएटिव, और वो फिर इलेक्शंस ही हो सकते हैं अल्टीमेटली, क्योंकि इसके अलावा हाउ टू गेट अवे विद दिस? इलेक्शंस होने के लिए रेहान साहब हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें लोगों के पोलिंग बूथ से तक आने की रसाई की ज़रूरत है। आप मुझे बता दीजिए, पूरा सिंध इस वक्त डूबा हुआ है, सिवाय कराची के आप इलेक्शंस कहाँ करेंगे? आप थर में जाके, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ये बात भी कर रहे हैं, मतलब किसी को भी शर्म आनी चाहिए, आपको नहीं। लेकिन इलेक्शंस ही वाहिद हल नहीं है, इलेक्शंस ही वाहिद हल नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस वाहिद हल कभी नहीं रहे। इस मुल्क में वाहिद हल सिर्फ ये है कि इदारे अपने अपने एरियाज में काम करें। इलेक्शंस हो, इलेक्शंस ना हो, आज हुकूमत अपनी तोसी कर ले या किसी और की तोसी कर ले, किसी और को एक्सटेंशन दे या खुद को एक्सटेंशन दे, जब तक आप ये अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं कट करेंगे, इदारों को कट ऑफ नहीं करेंगे पार्लियामेंट से, सियासी फैसलों से, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। तो आप इलेक्शंस ले आइए, इलेक्शंस के ऊपर दोबारा इलेक्शंस ले आइए, आप किसी को बाहर ले जाइए, आप किसी को वापस ले आइए, किसी को अमरीकी साजिश के तौर पर हटा दीजिए या किसी को ले आइए, यही होता रहेगा। अम्बिलिकल कॉर्ड से इस वक्त आपको इदारों को काटना पड़ेगा, अदरवाइज यहीं पे बैठे हैं जहां पे हम बैठे हैं। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। सना बुच्चा साहब हमारे साथ मौजूद थी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जनाब वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब माफिया के नरगे में तो नहीं है, ये जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। हमारे गरीब मुल्क के अमीर वजीर खजाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब आजकल वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के हमरा शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के वफ्द के साथ मौजूद हैं। जनाब वजीर खजाना की इस इजलास की साइड लाइन्स पर दूसरे ममालिक के अहम ओहदेदारान के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल होंगी।
क्योंकि आमतौर पर ऐसा ही होता है कि मुख्तलिफ ममालिक के वफूद एक दूसरे से मुलाकातें करते हैं और अपने मुल्क के मफाद के लिए बेहतर से बेहतरीन डील तलाश करते हैं। लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल के ट्रैक रिकॉर्ड से लगता है कि वो फ़ायदेमंद डील लेना तो दरकिनार किसी को मुल्क में सरमायाकारी पर राग़िब करने में भी नाकाम होंगे। मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना जब भी किसी मुल्क से इमदाद या कर्ज़ के हुसूल के लिए जाते हैं तो उन्हें वो ममालिक भी इनकार कर देते हैं जिनका कभी पाकिस्तानियों ने तसव्वुर भी नहीं किया था। तहरीक इंसाफ ने IMF से जो डील की सो की, लेकिन उन्होंने इस डील को दोबारा हासिल करने के लिए जो शराइत तस्लीम कर ली हैं, इन शराइत ने अवाम का जीना महाल कर दिया है। मिफ्ताह इस्माइल साहब का बस नहीं चलता कि वो मुश्किल फ़ैसले के नाम पर तमाम पाकिस्तानियों के सांस लेने तक पर टैक्स लगा दें। उनके तमाम तर फैसले इतने मोहलिक हैं कि अब उनकी अपनी पार्टी के लोगों को भी उनके गुस्से का इस्माइल साहब को करना पड़ रहा है। तभी तो वो ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि मिफ्ताह इस्माइल साहब ज़रा बाहर अवाम में निकलें तो आपको पता चले कि आपके फैसलों ने पार्टी का क्या हशर किया है। बड़ी कैटेगोरिकली कही है और मैं दोबारा ये बात कहती हूँ कि जब कोई भी तेल की, बिजली की कीमतों को बढ़ाने का कोई डिसीजन आता है, मैं उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मेरी पहली जिम्मेदारी जो है वो अवाम की तरफ है। भले मेरी अपनी जमात की हुकूमत हो या इत्तेहादियों की हुकूमत हो, मैं इस डिसीजन को ऑन नहीं करती। इस गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट भी करूंगी और मैं ये कहूंगी कि खुदारा इस चीज पे तवज्जो दें और अवाम को बिजली की कीमतों में बहुत लंबे लंबे बिल आए हैं। लोगों को जितनी उनकी तनख्वाह है उतना उससे ज्यादा उनको बिल आया है। इस्माइल साहब दफ्तर से बाहर निकल के गरीब अवाम में जाएं, आपको समझ आए कि लोग रहते किस तरह हैं, लोग बिल किस तरह देते हैं, खुदकुशियां कैसे कर रहे हैं। खुदारा ये मुस्लिम लीग नून का वतीरा नहीं है। लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि लोग बिल अदा कर सकें। अब मिफ्ताह इस्माइल साहब खुद तो बैरून मुल्क दौरे पर हैं, लेकिन लगता है कि उनके जाने से वजारत ख़ज़ाना के तमाम काम रुक चुके हैं, क्योंकि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की वजह से आवाम को उम्मीद थी कि इस बार पेट्रोल सस्ता होगा। ज़राए के हवाले से खबरें भी थी कि पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 62 पैसे 235 रुपये 98 पैसे होगी, 226 रुपये तक जा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। और फैक्ट एंड फिगर्स भी यही बता रहे थे कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बायस पाकिस्तान में पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत है वो कम होगी। दस्तावेज़ात से भी ये जाहिर होता है कि गुज़श्ता 15 रोज़ में पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 10 रुपये 23 पैसे कम हुई है, जबकि डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत में 4 रुपये 18 पैसे कमी वाक़ई हुई है। मिट्टी का तेल की जो एक्स रिफाइनरी कीमत है वो 5 रुपये 54 पैसे, लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 43 पैसे की कमी वाक़ई हुई है। जिसके बाद ये खबरें भी सामने आई कि जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपये 62 पैसे की कमी की समरी भेजी गई है, लेकिन पेट्रोल की कीमत क्या कम होनी थी, कीमतें बरकरार रखने तक का भी ऐलान नहीं किया गया, जिससे तासुर दिया जा रहा है कि वजारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का बर वक्त ऐलान सिर्फ इसलिए नहीं किया ताकि पेट्रोलियम माफिया को फ़ायदा पहुँचाया जा सके, जो कदम ब कदम और हुकूमत से उलझते हैं। आदाद शुमार को देखा जाए तो पाकिस्तानी रोज़ाना 5 करोड़ 60 लाख लीटर पेट्रोलियम मसनूआत इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतों को ज़हन में रखते हुए हिसाब लगाया जाए तो पाकिस्तानी रोज़ाना 4 अरब 70 करोड़ रुपए की पेट्रोलियम मसनूआत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर समरी के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 62 पैसे की कमी कर दी जाती, सिर्फ 24 घंटों में आवाम की जेबों से 53 करोड़ 87 लाख 20 हज़ार रुपये निकलवाए गए हैं। यानी फी घंटा आवाम की जेबों पर 2 करोड़ 24 लाख और 46,666 रुपए का नकब लगाकर पेट्रोल पंप माफिया को फायदा पहुंचाया गया। बहरहाल मिफ्ताह इस्माइल साहब को तो देना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने तमाम तर मसाइल के हल IMF डील को करार दिया, लेकिन IMF डील होने और डील के तहत रकम मिलने के बावजूद ना तो महंगाई में कमी वाक़ई हुई है, ना डॉलर की उड़ान थम सकी है, और हालत यह है कि महंगाई बुलंद से बुलंदतर होती जा रही है। डॉलर पाकिस्तानी रुपए को मुसलसल रौंदता चला जा रहा है। डॉलर की इंटरबैंक कीमत 236 रुपये 83 पैसे से भी ज़ायद हो चुकी है। ओपन मार्केट में डॉलर 250 रुपये से ज़ायद पर पहुंच चुका है। रुपए की कदर 2 सितंबर से दोबारा कम हो रही है और गुज़श्ता 52 हफ्तों के दौरान पाकिस्तानी रुपए की कदर 28.7% कम हो चुकी है। अब यह सवाल यह है कि मिफ्ताह इस्माइल वजारत ख़ज़ाना के अहल हैं भी या नहीं है, क्योंकि उन्होंने अब तक जो कहा और जो किया दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बरक्स हैं। हुकूमत में आने से कबल वो बुलंदोबांग दावे करते थे, लेकिन होने के बाद से लेकर अब तक इन तमाम तर दावों में से एक भी ठीक साबित नहीं हो सका। इस वक्त साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मईशत के मामला पर उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, इब्तिदा में तो ये जो डॉलर फिनोमेना है इस पर बात करेंगे। कारोबारी रोज़ के इख्तिताम पर डॉलर 236 रुपये 84 पैसे पर बंद हुआ है, और यही नहीं है बल्कि गुज़श्ता 11 कारोबारी सेशंस के अंदर डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर 7.7% गिरी है और 18 रुपये 24 पैसे जो है वो कमी वाक़ई हुई है। रुपये डिप्रिशिएट हुआ है, डॉलर इतना तगड़ा हो गया है। ये डॉलर IMF डील मिलने के बावजूद रिजर्व्स भी कहते हैं कुछ बेहतर हो गए, लेकिन थम क्यों नहीं रहा है? हम इसके पर काटने में नाकाम क्यों हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई ये बहुत परेशान कुन बात है।
हम सब का अंदाज़ा था कि अल्लाह के फजल से कम IMF के पैसे आने के बाद 1 तकरीबन 2 अरब डॉलर और रिजर्व्स में कुछ बेहतरी होने के बाद इंशाल्लाह हमारे जो रुपए की कदर है उसमें कुछ इजाफा होगा, मगर वो नहीं हुआ है। और उसकी वजह देखिए ये है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त अनफॉर्चुनेट जो हुआ है वो मैं समझता हूँ कि सैलाब का जो असर है उससे मार्केट में परसेप्शंस ये पैदा हो गए हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी जो बरामदात हैं वो बुरी तरह से मुतासिर होंगे, इसलिए कि कपास जो है उसकी पैदावार में कम से कम 30% कमी आई है और वक्त लगेगा इंपोर्ट करने में और कीमतें ज़्यादा होंगी। दूसरी तरफ हमारे जो दरामदात हैं उनमें इजाफा होगा। तो जो हम सोच रहे थे कि हमारा तिजारती खसारा कम होगा वो इसके इम्कानात अब कम हो चुके हैं। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये कि ये जो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो सियासी सिलसिला चल रहा है, जबकि मुल्क के इन हालात में हम सब की ख्वाहिश ये थी कि ज़रा कम से कम सियासी इश्यूज जो हैं वो कुछ अरसे के लिए सस्पेंड किए जाएं, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब, सैलाब के बायस यकीनन प्रॉब्लम आएगी, इंपोर्ट बिल में इजाफा होगा, लेकिन इज इट अबाउट मार्केट परसेप्शन ओनली या आपको लगता है कुछ और वजूहात भी हैं? ये चीज़ें भी इसलिए भी पैदा हो रही हैं कि मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है और ट्रांजैक्शंस मुतासिर हो रहे हैं, और साथ साथ अगर आप इजाज़त दें तो कुछ स्मगलिंग का भी प्रेशर है डॉलर का। मगर बेसिक वजह जो है वो ये कि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जिसे कहते हैं वो बुरी तरह से ख़राब हुए हैं, मुतासिर हुए हैं। डॉक्टर साहब, अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रिजर्व्स में $176 मिलियन की कमी वाक़ हुई और जो SBP शो कर रहा है वो $8.6 बिलियन हैं, यानी ये तो नाकाफ़ी हैं। तो फिर दोस्त ममालिक ने जो हमसे मदद की यकीन दहानी हमें कराई थी वो मटीरियलाइज क्यों नहीं हो पा रही है? ज़्यादा मसला जो होता है वो ये जिसे कहते हैं ना कि क्रेडिट वर्दीनेस। जब आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कुछ कम हो जाती है तो सब सोचते हैं कि भाई अगर हमने पैसे इनको दिए तो क्या ये वापस कर पाएंगे। अब यकीनन जो हमारे बड़े इंटरनेशनल कमर्शियल बैंक्स हैं, अगर हम उनके पास जाएं कमर्शियल लोन के लिए तो वो ये इवैल्यूएशन करेंगे और रिस्क प्रीमियम डालेंगे इंटरेस्ट रेट पर। दूसरी तरफ आपको तो अंदाज़ा है कि हमारे जो बॉन्ड्स हैं वो काफ़ी बड़े डिस्काउंट पर इस वक्त जारी हैं। एक वक्त ऐसा था कि वो 50% तक जा चुके थे। तो मुश्किलात तो हर फ्रंट पे है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा हल तो ये है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स के ऊपर अपना एम्फेसिस रखें, लेकिन ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स भी जो रिक्वायर्ड क्वांटम ऑफ ग्रोथ है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो नहीं प्रोवाइड कर सकती। उसके अलावा होम रिमिटेंसेस है या रोशन डिजिटल अकाउंट है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ जाया जा सकता है। तो क्या वजह है ये जो होम रिमिटेंसेस हैं या रोशन डिजिटल अकाउंट्स ये भी ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स कोई बहुत सेटिस्फैक्ट्री दिखाई नहीं दे रही, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात में कोई पैसे नहीं आ रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखिए एक ओवरऑल रिस्क परसेप्शन होता है इंटरनेशनली अबाउट अ कंट्री। अब ये देखिए कि जो मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने कुछ अरसा पहले पाकिस्तान को स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है, और IMF प्रोग्राम के जारी होने के बाद और पैसे आने के बाद उन्होंने उस रेटिंग को नहीं बदला है। और आज ही आप देखेंगे फिच ने जिक्र किया है फ्लड्स के इम्पैक्ट के बारे में। तो मार्केट परसेप्शंस नेगेटिव हो चुके हैं और इसको टैकल करने के लिए हमें, मैं समझता हूँ कि अनकरीब मुश्किल और सख्त इक़दाम और लेने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल भी ये है कि ये सख्त माशी इक़दाम क्या होंगे और एट व्हाट कॉस्ट? ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है इससे पहले ही अवाम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल चुकी है, अब वो सख्त माशी इक़दाम क्या होंगे और फिर इसके अवाम पर क्या असरात होंगे? सबसे पहले एक्सपोर्ट की तरफ हमें रुझान बढ़ाना पड़ेगा। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने जो मुख्तलिफ इंसेंटिव्स दिए थे आहिस्ता आहिस्ता वो सब विड्रॉ कर लिए गए हैं। एक तो आपको याद होगा कुछ साल पहले हमने ज़ीरो रेटिंग की हुई थी एक्सपोर्ट सेक्टर की, कि डोमेस्टिक सेल्स टैक्स जो है वो ज़ीरो था।
दूसरी तरफ हमने एक स्पेशल कंसेशनरी इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ सेट किया था 9 सेंट्स का फी किलोवाट आवर, और आजकल खबर ये है कि शायद इस पे गौर किया जा रहा है कि इसको रखना है या नहीं। और तीसरी बात जो IMF की वजह से हुआ है पिछले महीने, और वो ये कि जो कंसेशनरी रीफाइनेंसिंग एक्सपोर्ट्स की थी वो खत्म कर दी। तो 3 इंसेंटिव्स जो एक ज़माने में हम दिया करते थे और उससे एक्सपोर्ट्स को इनकरेजमेंट और कुछ सपोर्ट मिलता था, वो ख़त्म हो गए। ये सरासर नामुनासिब, वापस ले आए एट वॉट एवर कॉस्ट। दूसरी तरफ इंपोर्ट्स के बारे में मसला ये है कि आपने अपने इंपोर्ट टैरिफ्स को इतने कम कर दिया। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं कि हमारा एवरेज MFN टैरिफ इस वक्त 11% है, हिंदुस्तान का 18% है। हालांकि हिंदुस्तान की करंट अकाउंट पोजीशन हमसे बहुत बेहतर है। हमने तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, दरवाजे सारे खोल दिए पिछले 10-15 साल। डॉक्टर साहब, ये हुकूमत तो अपनी पॉलिसीज़ में भी कंसिस्टेंट दिखाई नहीं देती। कहीं इंपोर्ट पे बैन होता है, उसके एक हफ्ते बाद ही बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस को ईज़ ऑफ कर दिया जाता है। आई डोंट नो कन्फ्यूजन कहाँ पे है। सर लास्टली, गुज़श्ता रात जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की खबर चली और उसके बाद ये कहा कि फैसला मौखर हो गया है, कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में क्या कोई इस सेक्टर में रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, एक कॉमनर को? देखिए, मुझे फिर से अफसोस से कहना पड़ता है कि हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं, और मुझे ख़तरा ये है कि आप ये देखिए कि जुलाई के महीने में पेट्रोल का जो इस्तेमाल है और हाई स्पीड डीजल ऑयल का इस्तेमाल 30% से ज़्यादा गिरा है। ये अच्छी बात है इंपोर्ट्स के लिहाज से, मगर प्रॉब्लम यह है कि आपने टारगेट किया हुआ है तकरीबन 800-850 अरब पेट्रोलियम लेवी से, वो कहाँ से आएगा? इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एक इमरजेंसी एग्रीमेंट की हुई है पाकिस्तान ने IMF के साथ कि अगर रेवेन्यूज़ में शॉर्टफॉल होगा तो हम आहिस्ता आहिस्ता सेल्स टैक्स को वापस ले आएंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर। शायद ये सिलसिला थोड़ा सा शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़जाना माहिर इक़्तिसाद डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद थे। मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव है, मज़ीद मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे, लेकिन ये मुश्किल फ़ैसले भी दो धारी तलवार साबित होंगे, हुकूमत के लिए भी और आवाम के लिए भी मुश्किल पैदा कर देंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे शहर कायद का रुख करेंगे। मुत्तहिदा पर अपनों का गुस्सा क्यों है जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। शहर कायद यानी कराची कभी उरूसुल बिलाद हुआ करता था, लेकिन अब इस शहर की शनाख्त टूटी हुई सड़कें, उबलते गटर और जगह जगह कचरे के ढेर हैं। इसके अलावा गैर कानूनी तौर पर तामीर की जाने वाली कसीर मंजिला इमारतों ने इस शहर के हुस्न को गहना कर रख दिया है। यही वजह है कि कराची के शहरी ये कहने पर मजबूर हैं कि मुल्क के खजाने में 70% रेवेन्यू देने वाला शहर कराची हमेशा से लावारिस है। इस शहर को ओन करने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर काम करने को कोई तैयार नहीं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात का मौखर हो जाना, इसी किस्म के एतराज़ात उठाए जाते रहे। इस मामले पर जमात इस्लामी, MQM, तहरीक इंसाफ, फंक्शनल लीस्ट सब ने सिंध हुकूमत को इस मामले पर कसूरवार ठहराया, लेकिन सिंध हुकूमत ने इलेक्शन में ताखीर का सारा मलबा इलेक्शन कमीशन के सर डाल दिया। सियासी जमातों के बढ़ते एतराज़ात और इलेक्शन कमीशन पर सख्त तनकीद के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने कराची समेत सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात कराने की तारीख दे दी है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कराची डिवीजन के तमाम अजला में पोलिंग 23 अक्टूबर 2022 को कराने का फैसला किया गया है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात का होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात ही वो वाहिद हल है जिससे शहरियों की सूबाई हुकूमत और सूबाई हुकूमत से मरकज़ी हुकूमत तक मौसर राब्ता कारी मुमकिन है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात इससे कबल 2 बार मुलतवी हो चुके हैं। 24 जुलाई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात 20 जुलाई को मुमकिन बारिशों के पेश नज़र मुलतवी करके 28 अगस्त को कराने का ऐलान किया गया था। ताहम बारिशों और सैलाब की वजह से 28 अगस्त को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात भी मुलतवी कर दिए गए थे, जिसके बाद 2 दिन कबल चेयरमैन इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इजलास हुआ, जिसमें कराची के तमाम अजला में इलेक्शंस कराने का फैसला किया गया है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद डिवीजन में इलेक्शन के लिए सूबाई महकमों से रिपोर्ट तलब कर ली है। इलेक्शन की तारीख देने के बाद जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा भी किया है कि अब की बार दोबारा इंतखाबात किसी सूरत मुलतवी नहीं होने चाहिए।
के अब 40 दिन तकरीबन हैं। बैलेट पेपर जो छपे हुए हैं पुराने, वो अब इनसिक्योर हो चुके हैं, उनको दोबारा से नए कलर्स में छापा जाए। जो कवानीन भी बनते हैं, अब तक तो कोई काम किया नहीं 15 साल में, अब ये पाइप डालना शुरू कर देंगे, अब ये एक मरतबा फिर खुदाइयां करना शुरू कर देंगे। जो इलेक्शन अब अनाउंस हुआ है इसको होना चाहिए। किसी सूरत में भी बल्दियाती इलेक्शन से मजीद किसी फरार की गुंजाइश नहीं है। 3-3.5 करोड़ लोगों की जरूरत है कि उनको मेयर मिले, वो ऐसे मेयर को मुंतखब करें जो उनके लिए कुछ करे। दूसरी जानिब शहर में पीटीआई के बाद सबसे बड़ी स्टेक होल्डर जमात एमकेएम की हुकूमत से खदशात बढ़ते जा रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो तहरीक इंसाफ को छोड़कर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी बनी, इत्तेहादी हुकूमत का अहम हिस्सा है। तहरीरी मुआहदे के बाद ये जमात खुश थी कि सूबाई हुकूमत बल्दियाती कवानीन में तरमीम करके बहुत सारे वो इख्तियारात जो सूबाई हुकूमत के पास हैं मेयर को मुंतकिल कर देगी। मगर अब एमकेएम का शकवा है कि पीपल्स पार्टी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की ज़मानत के बावजूद एमकेएम से होने वाले मुआहदे पर, मामलात पर कोई अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं देता है। सूबाई हुकूमतों पर एतराज़ात तो एमकेएम को शुरू दिन से ही थे, लेकिन अब अपने लापता कारकुनान की लाशें मिलने के बाद उनके एतराज़ात में शिद्दत आ गई। इसीलिए अपने हुकूमत से अलहदा होने की धमकियां देना शुरू कर दी। पर कितना अमल दरामद हुआ है और कितना नहीं। कभी कभी हम सजदा शुक्र अदा ये करते थे, जहाँ भी है हमारे साथी कौम के बेटे कम से कम महफूज तो हैं, तो हमारा वो सब्र भी छीन लिया है, वो हमारा एतबाद भी छीन लिया और वो जवाब भी छीन लिया है। और आप आइए जवाब दीजिए, जवाब आपको ही देना है। माजी में खालिद मकबूल सिद्दीकी जो एमकेएम के कन्वीनर हैं, ये तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद में होते हुए भी इसी तरह की धमकियां देते रहे हैं। लेकिन एमकेएम हुकूमतों में होने के बावजूद अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अपने वोटर्स के हुकूक के लिए वो काम नहीं कर सकी, जिसकी वजह से उन्हें अपनों के शिकवों का सामना करना पड़ रहा है। एमकेएम का शिकवा अपनी जगह, मगर इंतखाबी मसलहतों की वजह से शहरी इलाकों की ये जमात मुख्तलिफ मसलहतों का शिकार है। एमकेएम सियासत की बंदगली में आ गई है। माजी में यकजा रहने वाली एमकेएम अब कई धड़ों में मुनकसम है और कोशिशों के बावजूद एमकेएम के धड़े एक सियासी प्लेटफॉर्म पर यकजा नहीं हो पा रहे। कामरान टेसौरी की एमकेएम पाकिस्तान में शमूलियत के बाद से इस धड़े में भी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। कामरान टेसौरी को डिप्टी कन्वीनर के ओहदे पर बहाल करने पर तंजीम में शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं। एक जानिब वफाकी वज़ीर फैसल सब्ज़वारी, साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर और ख्वाजा इजहारुल हसन समेत दीगर रहनुमा पार्टी के साबिक रहनुमा और कारकुनान को वापस तंजीम का हिस्सा बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, तो दूसरी जानिब रुकन कौमी असम्बली किश्वर ज़हरा, रुकन सूबाई असम्बली जावेद हनीफ और मोहम्मद हुसैन समेत दीगर रहनुमा इन रहनुमाओं की पार्टी में वापसी पर पार्टी की आदत से नाला है। 2018 में भी कामरान टेसौरी को सेनेटर बनाने के मामले पर एमकेएम में फूट पड़ गई थी और पार्टी दो धड़ों में मुनकसिम हुई थी। पीआईबी और बहादुराबाद ग्रुप्स सामने आ गए थे। इसके बाद राब्ता कमेटी ने कामरान टेसौरी को राब्ता कमेटी से खारिज करते हुए 6 माह के लिए मुअत्तल करने का ऐलान किया था। वजह कामरान टेसौरी हो या धड़ेबंदी, एक बात तो तय है, कभी कराची पर राज करने वाली एमकेएम जवाल की जानिब गामजन है। सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर हो रही है। ये जमात अपनी साख खो बैठी है और इस जमात सतह पर संजीदा नहीं लिया जा रहा है। इसी वजह से बल्दियाती इलेक्शंस में भी मुत्तहिदा की पोजीशन मायूस कुन रहने के इम्कानात भी बढ़ गए हैं। अब आने वाले दिनों में इन इशूज़ को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कैसे ओवरकम करती है, क्या एमकेएम के मुख्तलिफ धड़े यकजा हो पाते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हो पाते हैं, खासकर उस वक्त कि जब बल्दियाती इंतखाबात दस्तक दे रहे हैं। बारकैफ ऐसे बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। ये सवालात यकीनन एमकेएम के लिए बहुत अहम है और इनका जवाब भी उन्हीं को तलाश करना है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन भी खासी क्रिटिकल है। तालिबान की एक बार फिर मुतहर्रिक होने की बातें भी सुनाई दे रही हैं। इस पर किस हद तक सदाकत है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला गुज़श्ता चंद रोज़ के अंदर धमाकों से लरज़ उठे। कोहाट में एक पुलिस स्टेशन जबकि सवात में अमन कमेटी के एक साबिक सरबराह और पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया। वादी सवात की तहसील कबल में रिमोट कंट्रोल बम धमाके में अमन कमेटी के साबिक सरबराह और 2 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद जान की बाजी हार गए। अमन कमेटी के साबिक सरबराह इदरीस खान, 2 पुलिस गार्ड्स रामेल और तौहीद और एक बच्चा गाँव जा रहे थे कि कच्ची सड़क पर नस्ब बम फट गया, जिससे चारों अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। धमाके में 2 राहगीर भी जाँ बहक हो गए, जिनमें से एक की शिनाख्त सनाउल्लाह के नाम से हुई है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी की जानिब से जारी करदा एक बयान में इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा गया है कि इदरीस खान तकरीबन 13 बरस से उनकी हिट लिस्ट पर थे। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक सवात में गुज़श्ता रोज़ एक इंजीनियर समेत एक मोबाइल फ़ोन कंपनी के 7 कारकुनान को अस्करियत पसंदों ने अगवा कर लिया। इस वाक़े के चंद घंटों बाद कोहाट के बलतांग थाने पर दस्ती बम हमला हुआ, जिसमें SHO, 4 कॉन्स्टेबल्स और 2 शहरियों समेत 7 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवात, मट्टा, दीर में मुबैना तौर पर तालिबान की वापसी की खबरें अब शिद्दत पकड़ना शुरू कर गई हैं।
जिससे वहाँ की आवाम में खौफ व हरास फैल गया है। सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, लेकिन हुक्काम की जानिब से सब अच्छा होने की खबरें दी जा रही हैं। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की ट्वीट ने सब अच्छा होने की खबरों के गुब्बारे से हवा निकाल दी है। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने आज एक ट्वीट में इंकशाफ किया है कि पार्लियामेंट के NSC यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास में एक आला ओहदेदार ने सवाल उठाया था कि अफगान तालिबान पाकिस्तान में भत्ता समेत मुख्तलिफ ज़राए से सालाना तकरीबन $200 मिलियन कमाते हैं। TTP के लोग इन्हीं के साथी हैं। हमारे फौजियों और शहरियों के कत्ल में इनकी मिली भगत को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है। इससे कबल भी उन्होंने अपनी ट्वीट्स के जरिए इस मसले पर हुक्काम की तवज्जो दिलाने की कोशिश की है। उन्होंने इस ट्वीट से कबल एक और ट्वीट में कहा कि जब हम इस मसले में फंसे हैं कि किसको आर्मी चीफ लगाया जाए या तौसीक की जाए, उस वक्त स्वात, कुरम और दीगर मकामात पर TTP के हाथों दर्जनों अफराद मारे गए हैं। दहशतगर्दी की एक लहर एक बार फिर सर उठा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अफगान सरजमीन TTP के लिए क्यों इस्तेमाल कर रही है। तालिबान के लिए हम खुश थे, लेकिन वो किस वजह से रॉ की फंडिंग से चलने वाली TTP को पनाह दे रहे हैं। दहशतगर्दी पेशावर के सरहदी इलाकों से होते हुए अब बड़े शहरों तक पहुंच चुकी है। इलाकों में खौफ व हरास की फ़ज़ा है। आम आदमी परेशान है। फौजी ऑपरेशंस के नतीजे में जो अमन कायम हुआ था और इलाके में सयाहत और दीगर सनतों में जो तरक्की थी, अब उनके मुस्तकबिल के हवाले से लोगों के जहनों में सवालात हैं। सवात, मट्टा, पेशावर और दीगर कबायली इलाकों के लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि तालिबान वापस आ रहे हैं। वो मुसल्ला भी हैं और दोबारा से गिरोह बंदियाँ भी कर रहे हैं, लेकिन इन एहतजाज करने वालों के खदशात को सीरियस नहीं लिया जा रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक अफगानिस्तान से नकल मकानी करके आने वाले लोग और अपने आप को तालिबान कहलवाने वाले ये मुसल्ला अफराद खुलेआम ये बात कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बाद अब हमें कहा गया है कि अब आप अपने अपने इलाकों को जा सकते हैं, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से इस बात की तरदीद की जा रही है कि ऐसा कोई भी मुआहिदा हुआ है। ये सवाल ये है कि फिर सवात और दीर के सरहदी इलाकों में मुसल्ला अफराद कौन है अगर कोई मुआहिदा नहीं हुआ है? इनकी तादाद कितनी है? क्या ये कलअदम तहरीक तालिबान के मुसल्ला लोग हैं या इनके भेस में कोई दीगर जराइम पेशा लोग या किसी और मुसल्ले के कारिंदे हैं? यकीनन इन सवालात का जवाब तलाश करना नहायत अहम है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।